हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनी। और आज के इस वीडियो में हम द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन 14th सेंचुरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज़ नोन एज एन एज ऑफ चौसर। तो जो 14वीं शताब्दी थी इंग्लैंड में, उसे एज ऑफ चौसर कहा जाता है। चौसर एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क लिखे हैं 14th सेंचुरी में इन इंग्लिश उस समय पे। तो इसीलिए उस दौर को एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है। तो अगर मैं 14th सेंचुरी इन इंग्लैंड को एज ऑफ चौसर करके संबोधित करूँ तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है, क्योंकि एज ऑफ चौसर तो एक लिटरेचर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो उसकी वजह से बोला जाता है। लेकिन एज ट्रांजिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंग्लैंड अदर फील्ड्स अपार्ट फ्रॉम लिटरेचर, अदर फील्ड्स जो है लाइक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में भी बहुत ज़्यादा ही ट्रांजिशन हुआ, बदलाव हुआ, जिसकी वजह से इसे एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। सो इट वॉज द टाइम ऑफ अ ग्रेट टर्मोइल डिस्टर्बेंस। सो ये एक उथल पुथल वाला दौर था जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी इंग्लैंड में। फर्स्ट देयर वॉज आउटब्रेक ऑफ ब्लैक प्लैग एंड सेकेंड देयर वॉज अ पॉलिटिकल अनरेस्ट ड्यू टू द 100 Year Wars। डिस्टर्बेंस जो उथल पुथल हो रहे थे इंग्लैंड में, उसके दो मुख्य कारण थे। पहले तो एक जो ब्लैक प्लैग इंग्लैंड में आया था, कहने का मतलब एक महामारी आई थी जिसकी वजह से लाखों लोगों के मौत हुआ था, जिसकी वजह से ऐसे काली मौत यानी ब्लैक डेथ भी कहते हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। सेकेंड देयर वाज अ पॉलिटिकल अनरेस्ट। और दूसरा जो कारण था कि बहुत ज़्यादा ही जो राजनीति थी वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब थी, क्योंकि वहाँ 100 Year of War चल रहा था। तो 100 Year War क्या था? 100 Year War जो था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई थी फ्रेंच की गद्दी पाने के लिए, जो अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स तक चला था, इसीलिए 100 Year War इसका नाम पड़ा। और आपको पता है वॉर्स में कितना ज़्यादा लॉस होता है ह्यूमन लाइफ का, और वेल्थ का भी काफ़ी नुकसान होता है दोनों पार्टीज़ का जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो इंग्लैंड में पहले से प्लैग आ चुका था एंड देन आफ्टर इतना कुछ वॉर हो रहा था जो 100 ईयर्स तक चला, तो डिस्टर्बेंस तो बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड में उस समय। Thus the social, political and economic condition are interrelated and dependent on each other। तो इस तरह जो वहाँ के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी और रिलेटेड थी। यानी कि जो कुछ भी इन तीनों फील्ड में हो रहा था वो सबका जो कारण था वो एक दूसरे पे डिपेंड था। तो सबसे पहले सोशल कंडीशन जानते हैं। द एज ऑफ चौसर फेस नेचुरल कैलामिटीज एंड सोशल अनरेस्ट। तो एज ऑफ चौसर यानी 14th सेंचुरी में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ आए और इस वजह से जो सोसाइटी थी वो उसमें बहुत ज़्यादा अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें प्लैग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In 1348 to 1349 came the terrible Black Death that shook the social fabric violently। 1348-1349 में ब्लैक डेथ हुई, इसे काली मौत कहते हैं, बिकॉज ऑफ द जो प्लैग उस समय आया उसने क्या किया, पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हिला कर रख दिया। एंड द ब्लैक डेथ टुक अवे 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और जो ब्लैक डेथ हुई ना, उसकी वजह से, जो प्लैग की वजह से, महामारी की वजह से 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड वो ख़त्म हो गई। एंड द वॉर ऑल्सो हैज़ डिवास्टेटिंग इफेक्ट एंड द चर्च एंड नोबल क्लास लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक मनी फ्रॉम द कॉमनर्स। अभी क्या हो रहा था कि वॉर भी बहुत लंबे समय से चल रहा था और वॉर के बहुत सारे नुकसान होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ भी होती है और वेल्थ का भी लॉस होता है। अभी एक वॉर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा होता है इम्पॉर्टेंट आपका वेल्थ। तो वेल्थ तो जो नोबल्स थे, जो बड़े बड़े रैंक में थे इंग्लैंड में उस समय के, जो चर्च थे, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कॉमन मैन से पैसा बनाने का। लाइक बहुत ज़्यादा उन पर बोझ डाल दिया गया था टैक्सेस का। वैक्रेंट एंड थीव्स मल्टीप्लाइड। चोरी डकैती बहुत ज़्यादा होने लगी। बट बिकम स्कैरस। जो लेबर थी वहाँ उनकी संख्या जो है अपर्याप्त होने लगी, ऑफकोर्स, क्योंकि लोग मर रहे थे वॉर में भी और महामारी की वजह से भी। हैवी टैक्सेशन वाज इम्पोज्ड। हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया गया कॉमन पीपल पे, ताकि जो वॉर की नीड्स हैं उसको मेंटेन किया जा सके। एंड टोल टैक्स ब्रॉट अबाउट द पीजेंट्स रिवोल्ट। और जो टैक्स लिया जाने लगा इसकी वजह से जो वहाँ के पीजेंट्स थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। एंड दिस रिवोल्ट वाज अ क्लियर साइन ऑफ सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट। और ये जो रिवोल्ट हुआ ये साफ साफ दर्शाता है कि उस समय एक सामाजिक टेंशन चल रहा था इंग्लैंड टू सोसाइटी में। एंड दिस लीड टू पीपल टू हेट फ्यूडल लॉर्ड, चर्च एंड इवन दी रूलर्स। तो इससे क्या हुआ कि जो कॉमन पीपल थे उनके मन में क्या हुआ, गुस्सा पैदा हुआ, किनके लिए,
जो चर्च के लोग थे, बिकॉज चर्च उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती थी और लोग काफ़ी मानते भी थे। और जो रूलर्स थे उसके खिलाफ जो लोगों के मन में नफरत पैदा हो रही थी, पीपल बिगेन टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ चर्च। अब लोग जो थे वो जो चर्च की अथॉरिटी है उस पर सवाल करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट मूविंग टू द सिटीज़, और वो सिटीज़ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, विच मेड फेडरलिज्म डिक्लाइन, जो कि फेडरलिज्म को डिक्लाइन कर देती है। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म ये होता है ना कि जो कॉमन पीपल होते हैं वो नोबल्स या हाई रैंक्स जो होल्ड करते हैं पोजीशन, यानी कि रईस जो होते हैं उनके लिए काम करते हैं ये कॉमन पीपल, और बदले में जो ना जो नोबल्स वो कॉमन पीपल को लैंड और प्रोटेक्शन देते हैं। तो अब तो लोग सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे थे, वॉर वगैरह हो रहा था, लोग मर रहे थे, तो लोगों तो का भरोसा उठ रहा था सारे रूलर्स पे से, और फेडरलिज्म इस तरह अंत होने लगा। Not only this, there was also advancement of science and industrial development was giving rise to middle class and working class. क्योंकि साइंस के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी और आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जो है वो अस्तित्व में आ रहे थे। अब वो तो इस वजह से जो फेडरलिज्म थी, फेडरलिज्म का सबसे फ़ायदा यही होता था कॉमन पीपल को, कि कॉमन पीपल अगर हाई रैंक्स के लोगों के लिए काम करते थे तो उन्हें बदले में लैंड मिलता था और प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन अब इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी तो अब उन्हें उतना लैंड की आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज वर्क तो उन्हें मिल ही रहा था, तो वो सिटीज़ की तरफ जाने लगे और इस तरफ फेडरलिज्म गिरने लगी। तो ये थी सामाजिक व्यवस्था। अब हम पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं कि उस समय पॉलिटिक्स में इंग्लैंड में क्या कुछ हो रहा था। तो एज ऑफ चौसर विटनेस द बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर वॉर्स। तो मैं जैसे बताया, एज ऑफ चौसर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वहाँ उस समय 100 साल की युद्ध चल रहा था, एंड इंग्लैंड वाज एट द वॉर विद स्कॉटलैंड एंड फ्रांस, और इंग्लैंड जो था वो युद्ध कर रहा था स्कॉटलैंड और फ्रांस के साथ। तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एडवर्ड III इंग्लैंड वाज ग्लोरियस विक्टोरियस, पर्टिकुलरली द बैटल ऑफ क्रीसी पॉइंट्स एंड एगनकोर्ट्स। तो उस समय जो एडवर्ड III का जब रूल हो रहा था इंग्लैंड में, तो उन्होंने एक ग्लोरियस जीत पाई बैटल्स में। बिकॉज ऑफ द वॉर देर वॉज अ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बट हाँ, वॉर होता है तो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो होती ही है। द रूलर्स बिगिन टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड बिगिन टू एक्सरसाइज पावर बाय देमसेल्फ। और मैंने बताया उस समय जो 14th सेंचुरी इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा रूल जो कंट्रोल जो करता था वो चर्च करता था, कॉमन पीपल का लाइफ को भी और रूलर्स को भी इंडिकेट करता था कि ये करो वो करो ऐसा करो। सारे रूलर्स बोलते हैं कि अब सारे पावर वही खुद से एक्सरसाइज करेंगे। एज फार एज वॉर बिकम मोर कॉस्टली, द रूलर स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स डायरेक्टली। अब जैसे जैसे वॉर बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा था तो रूलर्स ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड दिस वे नोबल क्लास ऑल्सो लॉस्ट इट्स पावर एंड फेडरलिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो जैसे मैंने बताया, इस तरह से नोबल क्लास जो रईसों का क्लास था उसने अपना पावर खो दिया, और रूलर बोला कि अब मैं खुद ही सारा डिसीजन लूँगा, चर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से चर्च का पावर गिरा और रूलर्स अस्तित्व में आए। नाउ द रिलीजियस कंडीशन क्या था? तो 14th सेंचुरी वॉज द एज दैट वॉज जेन्युइनली रिलीजियस। तो 14th सेंचुरी में रिलीजन को बहुत ज़्यादा माना जाता था। पीपल फॉलोड क्रिश्चियनिटी, पीपल तो क्रिश्चियनिटीज़ फॉलो करते थे इंग्लैंड में, एंड कैथलिक चर्च कंट्रोल मोस्ट पीपल्स लाइफ। और कैथलिक के जो चर्च हुआ करते थे वही जो है लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करते थे, कंट्रोल करते थे। वह बताते थे कि क्या मोक्ष का द्वार है, और वो बताते थे कि चर्च जो होता है और प्रिस्ट है वही एकमात्र स्रोत है भगवान से उन्हें मिलाने का, एंड द प्रिस्ट वॉज बेसिकली द लिंक बिटवीन पीपल एंड गॉड। पीपल यूज टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, जो लोग थे वो धाम की यात्रास में जाते थे, पिलग्रिमेज में जाते थे। दिस वॉज दैट पीपल हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव इन श्राइन। दिखाता है कि लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था श्राइन्स में। श्राइन्स मतलब टेम्पल्स में। तो उस समय के उनके जो मंदिर थे लाइक चर्च, उस पर उनका कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा भरोसा था, एंड यूज टू गो ऑन देयर फुट। तो और वो अपने पैर चल के जाते थे। एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन विच वी फाइंड इज करप्शन। और जो दूसरी पहलू था उस समय का रिलीजन का वो था करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एंड चर्च बिकम अ प्लेस ऑफ करप्शन मटेरियलिज्म। और चर्च जो था अब वो एक भगवान से लोगों को मिलाने का जगह ना रहकर एक ऐसा प्लेस हो गया था जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था और मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी थी। मोस्ट ऑफ द कलरगी मैन वर फॉन्ड ऑफ वाइन, वेल्थ एंड वुमेन। तो जो मोस्ट ऑफ द जो मैक्सिमम कलरगी मैन मतलब पादरी जो मेल प्रिस्ट होते हैं चर्च में, वो किसके पसंदीदा हो गए थे? वाइन्स की तरफ उनका ध्यान चला गया था, वेल्थ और वुमेन, एंड दे डिड नॉट डिवोट देमसेल्फ टू रिलीजियस मेडिटेशन। और वो अब रिलीजियस मेडिटेशन पर उतना ध्यान नहीं देते थे। एंड द मॉन्क्स एंड द समनर्स लिव्ड वर्ल्डली लाइफ। अभी क्या था कि जो मॉन्क्स थे जो वो सन्यास की लाइफ ना जी की जीवन मोह माया वाला लाइफ टाइप्स जीने लगे थे। हैंस
देयर वाज अ नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म इन चर्च। और अब क्या था कि एक सुधार की ज़रूरत थी चर्च में। द पीपल वर इमेंसली अनॉयड विद दिस रिलीजियस ग्रुप, और जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गए थे इन हरकतों से जो रिलीजियस ग्रुप कर रहे थे। एंड दे रेज़ देयर वॉइस अगेंस्ट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ चर्च, और इस तरह उन्होंने चर्च के मिजरेबल कंडीशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो अब हम आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन में कि इकोनॉमी कैसी थी इंग्लैंड की 14th सेंचुरी पे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द एज ऑफ चॉसर विटनेस द राइज ऑफ रिच एंड प्रॉस्पेरस मर्चेंट एंड ट्रेड्समैन। ये जो था इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की जो सोसाइटी थी वो एक रिच और प्रॉस्पेरस, अमीर और समृद्ध मर्चेंट्स और ट्रेडमैन का उदय देख रही थी। मतलब पहले रूलर्स ज़्यादा थे, नोबल्स थे, पर अब जो थे ट्रेडमैन्स आने लगे, मर्चेंट आने लगे, व्यापारी आने लगे, और इस तरह से जो एक व्यापार शुरू हुआ इंग्लैंड में। दे सेट अप स्प्लेंडेड बिजनेस विद यूरोपियन कंट्रीज, और ये जो थे वो बिजनेस एस्टैब्लिश करने लगे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। एंड दे लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी, और इस तरह जो था इंग्लैंड में इंडस्ट्री बैठना शुरू हुआ और इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। Small traders and handicraftsmen like carpenter, the weaver and dyer grew in power. अभी क्या थे, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स थे, हैंडीक्राफ्ट जो बनाया करते थे, जो कलाकृति करते थे, और कारपेंटर्स, वेवर्स, वो अब धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे, उनकी पावर बढ़ने लगी। एंड दस दिस न्यू वन एंड प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स क्लास ऑफ द वेरी फाउंडेशन ऑफ फेडरल सिस्टम। और ये जो अब नया नया अभी जो एक मर्चेंट्स का क्लास बना था वो क्या क्या फेडरल सिस्टम को आके रख दिया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की। आई होप आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।